नमस्कार साथियों, मैं जगदीश आप सभी लोगों का जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर स्वागत करता हूं। अगर आज हम टॉपिक की बात करें तो आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रस्तावना। प्रस्तावना की अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्रस्तावना को हम परिचय अथवा संविधान का परिचय, प्रस्तावना को संविधान का परिचय अथवा भूमिका भी कहा जाता है। इसे जो है संविधान का सार कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान का सार कहा जाता है। अगर यहाँ पर हम बात करें संविधान संशोधन, तो इसमें जो है एक बार संविधान संशोधन हुआ था, कब 42वां संविधान संशोधन आपका कब 1976 को 1976 को आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें संविधान संशोधन के द्वारा आपको क्या जोड़ा गया था, तो यहाँ पर समाजवादी समाजवादी और दूसरा आपका था पंथ निरपेक्ष, दूसरा आपका क्या था धर्म निरपेक्षता और अखंडता, धर्म निरपेक्षता और आपका अखंडता। यहाँ पर दोस्तों हम बात करें, पूछा जाएगा आपसे प्रस्तावना के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो आपका पहला हो जाएगा समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और आपका तीसरा हो जाएगा अखंडता। यहीं पर अगर हम बात करें प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना को हम डॉक्टर सुभाषा के अनुसार, डॉक्टर सुभाषा कश्यप के अनुसार, डॉक्टर सुभाषा कश्यप के अनुसार क्या कहा जाता है, कश्यप के अनुसार यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें डॉक्टर सुभाषा कश्यप के अनुसार आपका जो संविधान को क्या कहा जाता है, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, यहाँ पर हमारे डॉक्टर सुभाषा कश्यप के अनुसार कहा गया था कि यदि संविधान शरीर है तो उसकी आत्मा क्या है, प्रस्तावना है। अगर यहाँ पर बात करें तो यह कहां से लिया गया है, प्रस्तावना जो है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। यहीं पर दोस्तों हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा आपका क्या किया गया था, प्रस्तावना जो था, प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में क्या किया गया था, पेश किया गया था, संविधान सभा में पेश किया गया था। और यहां पर हम बात करें दोस्तों, यहां पर संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था, तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या देखा, प्रस्तावना को संविधान की परिचय या भूमिका कहा जाता है, संविधान की परिचय या भूमिका को प्रस्तावना कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें संविधान का सार कहा जाता है जिसको प्रस्तावना को। तीसरा हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना लिया गया है। फिर यहाँ पर हम बात करें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे 3 शब्द लिए गए थे, कौन कौन से थे, वो आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता था।
यहाँ पर अगर बात करें डॉक्टर सुभाषा कश्यप के अनुसार संविधान को शरीर और प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा गया था। संविधान को शरीर और प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तावना पेश किया गया था। संविधान सभा के द्वारा इसे क्या किया गया था, उद्देश्य प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। आगे हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पर दोस्तों हम बात करें प्रस्तावना के तत्व, तो प्रस्तावना के हमारे 4 तत्व थे। कौन कौन से? तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना के 4 तत्व हैं। संविधान के अधिकार के स्रोत, पहला हमारा संविधान के अधिकार के स्रोत कौन कौन से हैं। यहाँ पर दूसरा आपका भारत की प्रकृति कैसी है। फिर यहाँ पर तीसरा आपका है संविधान के उद्देश्य क्या है। चौथा आपका रहेगा संविधान लागू होने की तिथि। तो संविधान लागू होने की तिथि अगर हम बात करें तो आपकी 26 नवंबर 1949 को कितने जो अनुच्छेद लागू किए गए थे। यहाँ पर आपकी 2 दिन जो है संविधान लागू हुए, 26 नवंबर 1949। 15 अनुच्छेद 15 अनुच्छेद जो आपके नागरिकता और आपके राज्यपाल की नियुक्ति आज से संबंधित है, आपातकाल से संबंधित है, वो सब कितने 15 अनुच्छेद जो है आपके लागू कर दिए। कब? 26 नवंबर 1949 को। शेष आपके जो बचा हुआ संविधान था वह आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। शेष संविधान कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950 को। अगर 26 जनवरी की बात करें तो 26 जनवरी को ही, तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करें 26 जनवरी 1950 को हमारा शेष बचा हुआ संविधान कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी की अगर बात करें 26 जनवरी को ही लागू किया गया था। 26 जनवरी को लाहौर अधिवेशन 1929 में ये कहा गया था, इसी दिन जो है पूर्ण स्वराज, जो आपका पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। कब? 26 जनवरी को। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को शेष संविधान लागू किया गया था। आगे यहाँ पर हम बात करें प्रस्तावना की शब्दावली देखें तो प्रस्तावना की शब्दावली हमारी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा। भारत जो होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा। यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य से मतलब है वह भारत अपने पूर्ण निर्णय लेने में स्वतंत्र है। चाहे वह आपका आंतरिक मामला हो, आंतरिक या बाह्य, दोनों आंतरिक और बाह्य लेने के लिए आपका संपूर्ण है। क्या है? भारत जो है संपूर्ण निर्णय लेने के लिए जो आपका है, चाहे वह बाह्य मामला हो या आंतरिक मामला हो, आपने जो है लेने के लिए क्या अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है पूर्णतया। फिर यहाँ पर बात करें समाजवादी, तो समाजवादी का मतलब है यहाँ पर लोगों को समाजवाद के प्रति प्रेरित किया जाएगा। फिर यहाँ पर हम बात करें तीसरा क्या है हमारा पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष से यहाँ पर आशय यह हुआ कि राज्य जो है, राज्य या आपका देश है, केंद्र व स्टेट कोई भी हो, वह राज्य पंथ या धर्म के प्रति किसी को भेदभाव नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। क्या होगा? राज्य जो है धर्म के प्रति किसी के प्रति जो है भेदभाव नहीं करेगा। फिर यहाँ पर लोकतांत्रिक का मतलब क्या हुआ? लोकतांत्रिक, तो यहाँ पर लोगों जनता के द्वारा चुन करके जो आएंगे उन्हीं का शासन होगा। चुने हुए लोगों के द्वारा शासन, चुने हुए लोगों के द्वारा शासन, मतलब यहाँ पर जो आपके चुनाव जो आपके होंगे लोकतंत्र के द्वारा, लोगों के द्वारा चुन करके जो जाएंगे आपके राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा या विधान परिषद में, उन सब के द्वारा शासन किया जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर दोस्तों लोकतांत्रिक जो चुनाव होता है 2 प्रकार से होता है आपका। पहला तो होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष।
भारत में चुनावी प्रणाली कैसी है? अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष है। यहाँ पर जो है जनता के द्वारा जो भी लोग चुन करके जाते हैं उनका शासन होता है। जनता के द्वारा चुने गए। यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ा बात करते हैं भी। यहाँ पर बात करें अप्रत्यक्ष का, जनता के द्वारा चुने गए लोगों का लोगों के द्वारा शासन। एग्जाम्पल की बात करें, जो आपके एमपी और एमएलए आप जो होते हैं उनके द्वारा शासन होगा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ जनता के द्वारा शासन होगा। जनता के द्वारा निर्णय दिए जाएंगे। किसके द्वारा लिए जाएंगे? निर्णय जनता के द्वारा लिए जाएंगे। तो अगर यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, यहाँ किस देश में बना था? यह आपका प्रत्यक्ष या स्विट्जरलैंड में। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड। यहाँ पर भारत हो जाएगा, अप्रत्यक्ष जो है भारत हो जाएगा प्रत्यक्ष में, यहाँ पर स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगर यहीं पर हम बात करें 5 नंबर गणराज्य की बात करें, 5 नंबर गणराज्य। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, गणराज्य का मतलब यह होता है कि यहाँ पर शासन कोई वंशावली या वंश के अनुसार नहीं होगा। चुने गए, जनता के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा ही शासन किया जाएगा। जो भी चुन करके जाएंगे, चुने हुए लोगों के द्वारा शासन। चुने हुए लोगों के द्वारा शासन होगा। यहाँ पर दोस्तों हमने बात की आपका प्रस्तावना के तत्व हमने देखा 4 संविधान के अधिकार के स्रोत। संविधान में जो है अधिकार के स्रोत कौन कौन से हैं? भारत में आपके प्रकृति क्या है? भारत की संविधान की प्रकृति क्या है? संविधान के उद्देश्य क्या है? संविधान लागू होने की तिथि क्या है? तो हमने बात की यहाँ पर 26 नवंबर 1949 और यहाँ पर हमने एक बात की 26 जनवरी 1950 को, जो दिन जो है संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यहाँ पर अगर बात करें प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना की शब्दावली में बात करें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से मतलब यह होता है भारत जैसे है तो भारत आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है पूर्णतया। समाजवादी का मतलब समाजवाद को प्रेरित करना, किसी भी मतलब परिवारवाद को ना बढ़ावा देना, परिवारवाद को बढ़ावा ना दे करके समाजवाद को बढ़ावा देना। सामूहिक रूप से पंथ निरपेक्षता का अर्थ है धर्म के प्रति, राज्य जो है धर्म के प्रति जो है किसी के प्रति धर्म के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें लोकतांत्रिक का मतलब यह होता है चुने हुए लोगों के द्वारा, जो यहाँ पर जनता के द्वारा चुना जाएगा उसी के द्वारा शासन होगा, लोकतंत्र होगा। यहाँ पर कोई भी जो है लोग चुनाव लड़ सकते हैं, यहाँ पर शासन में जा सकते हैं। चुनाव जो होता है 2 प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जो हमारे भारत में एमपी एमएलए शासन करते हैं। यहाँ पर स्विट्जरलैंड में सीधे जो है अधिकार लेने का निर्णय जो कहाँ पर होता है, जो स्विट्जरलैंड में होता है, जनता के द्वारा होता है और लोगों के द्वारा होता है। गणराज्य की बात करें तो गणराज्य में होता है चुने हुए लोगों के द्वारा शासन करना। आगे हम यहीं पर देखते हैं और भी चीजें। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें 6 नंबर हमारा रहेगा न्याय हमारा जो है सामाजिक, तो सामाजिक रूप से सभी को न्याय सभी का बराबर होगा, सभी का बराबर। और यहाँ पर हमने देखा सामाजिक न्याय, सामाजिक रूप से जो है किसी भी एक समाज के प्रति जो उसकी निंदा या उसके प्रति निसंदेही नहीं की जाएगी। समान जो है न्याय जो है समान रूप से दिया जाएगा, समान चाहे कोई भी हो। यहाँ पर आर्थिक रूप से
आर्थिक रूप से उच्च व पिछड़ा वर्गों के प्रति समान न्याय। यहाँ इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि आपका जो भी, चाहे वह उच्च वर्ग का या बड़े घराने से आता हो या वो गरीब हो, सभी के प्रति जो न्याय होगा, न्याय समान ही होगा। यहाँ पर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति में सभी की बराबर भागीदारी रहेगी। राजनीति में सभी की बराबर भागीदारी। यहाँ पर राजनीति में सभी की बराबर भागीदारी रहेगी, बस वह उन कंडीशन को फॉलो करता हो, सभी की बराबर भागीदारी। यहाँ पर स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता हमारा जो है मेनतः विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी आर्टिकल 19 से है। आर्टिकल 19 के लिए यहाँ पर बात करें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के तहत 19 के तहत क्या है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहाँ पर हम बात करें विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता जो है हमारे अनुच्छेद 25 से लगाकर क्या होगा, अनुच्छेद 25 से लगाकर के 28 के अंतर्गत 25 से 28 के अंतर्गत यहाँ पर दोस्तों हमने क्या बात की, हमने देखा न्याय, तो न्याय सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सभी के प्रति समान रहेगा, चाहे वह उच्च वर्ग का या आपका निम्न वर्ग का हो, चाहे वह राजनीति में बराबर भागीदारी करता हो या ना करता हो, उसके प्रति समान जो है न्याय किया जाएगा। यहाँ पर स्वतंत्रता जो हमारी होगा, स्वतंत्रता विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत है, सभी को विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। विश्वास धर्म और उपासना, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी के प्रति विश्वास कर सकता है, इन सब की स्वतंत्रता होगी। इसकी अगर विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता हमारे अनुच्छेद 25 से लगा करके 28 तक के अंतर्गत आती है, और हमारी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 के अंतर्गत आती है। यहीं पर हम देखेंगे बंधुता, आगे हम और देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे हम समता देखते हैं। समता का मतलब होता है सभी के प्रति समानता का व्यवहार करना। सभी के प्रति क्या होता है, विशेष वर्ग के या सभी के प्रति समान व्यवहार करना, या विशेष वर्ग के लिए, इसमें समानता में क्या है, समता में विशेष वर्ग के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए, विशेष प्रावधान। समता के अंतर्गत विशेष वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। इसमें दो बातें होती हैं, कौन सी, प्रतिष्ठा, समता जो है दो प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होती है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होती है। इसमें समता किसकी होती है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यहाँ पर हम बात करें बंधुता की, तो बंधुता हमारा क्या मतलब होता है, भाईचारे की भावना। बंधुता का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। भाईचारा जो है यहाँ पर बात करें तो जो आपकी एकल नागरिकता है, नागरिकता केवल केंद्र की होती है, एकल नागरिकता में जो है भारतीय संविधान भाईचारे में भावना को प्रोत्साहित करता है। भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता के जरिए भाईचारे की जो भावना को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। इसमें दो बातें सुनिश्चित की गई थी, जिसमें बंधुता में एक तो होगा व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा होगा देश की एकता और अखंडता। फिर आगे यहीं पर हम देखते हैं, बात करें तो आगे हम देखेंगे क्या संविधान में, यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनता है प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है या नहीं। तो यहाँ पर बेरवाणी जो आपका है, बेरवाणी संघ मामला या संघवाद 1960, बेरवाड़ी जो संघ मामला है या आपका वाद है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, यह भाग नहीं है, यह ने कहा प्रस्तावना संविधान का
संविधान का भाग नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों बेरवाड़ीवाद जो मामला था आपका 1960 का, उसमें क्या कहा गया था, सुप्रीम जो है कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया था कि जो प्रस्तावना आपका है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर यहाँ पर केशवानंद भारतीवाद या बनाम केरलवाद जो आपका आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो आपका आया था कब, 1973 में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। तो अगर यहाँ पर बात करने गए, बारवाड़ीवाद आपका था जो 1960 में, उसमें संविधान जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सब प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। फिर आपका जो केशवानंद भारतीवाद था 1973 का, उसमें क्या किया गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 19 जो आपका था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया था। फिर यहाँ पर आपका जो था LIC ऑफ इंडियावाद कब, 1995 का। तो इसमें प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक जो भाग बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग माना गया। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन बनता है कि किस जो है बाद में या कब जो है आपका सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था, कब माना था आपका, 1973 में। किस बात में माना था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। कब नहीं माना था, तो आपका रूढ़वादी जो था, रूढ़वादी मामला, उसमें 1960 में, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को अपना क्या भाग नहीं माना था। फिर यहाँ पर बात करें LIC ऑफ जो है इंडियावाद जो आपका था 1995 में, उसमें जो है संविधान सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग बनाया था। यहाँ पर हम देखते हैं प्रस्तावना का महत्व। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना का महत्व की बात करें तो प्रस्तावना उन आधारभूत दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। क्या हुआ, प्रस्तावना उन आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो संविधान का आधार है। क्या है, प्रस्तावना उन आधारभूत दर्शन, राजनीतिक और धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो संविधान का आधार है। यहाँ पर हम बात करें सर अल्लाह कृष्णस्वामी अय्यर के द्वारा प्रस्तावना, इनके द्वारा के अनुसार प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। किसके द्वारा, किसके अनुसार, सर अल्लाह कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार जो प्रस्तावना है वह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यहाँ पर हम बात करें KM मुंशी के द्वारा, तो KM मुंशी सर जो है हमारे, उनके अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यकालिक फल है। क्या है, KM मुंशी जी के द्वारा जो प्रस्तावना है वह संप्रभु लोकतांत्रिक और आपका गणराज्य का भविष्यकालिक फल है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा आज का प्रस्तावना जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करवाइएगा। अगर दोस्तों आपसे बात करें तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, टेलीग्राम चैनल JY कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से, JY कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से, उसे आप सर्च करके उससे ज्वाइन हो सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है, उससे आप सभी लोग ज्वाइन हो सकते हैं और नई नई सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी PDF आते हैं वह सब सभी पर प्रोवाइड की जाती है। सभी लोगों को जय हिंद।